in our last class, what we have discussed, we discussed about uh, like why power sharing is important. Okay, we take an overview of this chapter, what we are going to study in this chapter, and what is the importance of power sharing. And after that, we talk about the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka, two countries. We talk about the ethnic composition of Sri Lanka and Belgium. Belgium is a small country जहाँ पे जो मेजॉरिटी इन ऑल ओवर द कंट्री मेजॉरिटी में डच कम्युनिटी थी, डच स्पीकर्स थे, वाइल इन माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकर्स थे. While in Brussels, the capital, in the capital city of Belgium, majority में कौन थे? फ्रेंच स्पीकर्स एंड माइनॉरिटी में डच स्पीकर्स थे, राइट. सो दैट्स व्हाई उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई थी 1950s और 1960s के टाइम पे. आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द ethnic composition of Sri Lanka. 72% population of Sri Lanka, sorry, 74% population of Sri Lanka uh, are the Sinhala speakers, and the 18% are the Tamil speakers. 7% are the Christians who speak both Sinhalas and the Sinhalese and the Tamil language. Okay, so now today we are going to talk about our next topic of this chapter, that is majoritarianism in Sri Lanka. Now, first of all, what do you mean by the term majoritarianism? Now, just look at the glossary term majoritarianism. A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants, by disregarding the wishes and needs of the minority. So, particularly, it is a belief that whoever is the majority community in the country, they will rule the country in whichever way they want to. ठीक है, वो ये नहीं सोचेंगे माइनॉरिटी की क्या विशेष हैं, माइनॉरिटी के क्या नीड्स हैं, इन सब को डिसरिगार्ड करते हुए they will rule the country, they will rule a country in the way they want to. जिस तरीके से वो उन्हें रूल करना चाहते हैं, वो उसी तरीके से क्या करेंगे, रूल करेंगे. ये एक बिलीव होता है कि हम मेजॉरिटी में हैं, तो हम मतलब कि हम आर्बिट्रेरीनेस दिखाते हैं कि लाइक हम अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने कंट्री को रूल करेंगे. माइनॉरिटीज जो है, माइनॉरिटीज के विशेस को डिसरिगार्ड कर देते हैं, उनके विशेस को फुलफिल नहीं करते हैं, देखते नहीं है कि माइनॉरिटी की क्या नीड्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, वो सारी चीजें नहीं देखते हैं. सो श्रीलंका में जो है मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी जो है फॉलो की जाती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका emerged as an independent nation in the year 1948, and the leaders of the Sinhala community secure dominance over the government. They make the government, and by virtue, obviously 74% population speak Sinhalese language there. So the dominance of Sinhalese were there because जो government है वो सिन्हाला government थी. ठीक है, सिन्हाला community की government बनी थी. So they elected सिन्हाला communities. गवर्नमेंट जो थी सिन्हाला कम्युनिटी की बन गई थी, इलेक्ट हो चुकी थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हो चुकी थी, बट दे अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म. जो उनके बिलीफ्स थे वो कौन से थे? मेजॉरिटेरियनिज्म के. मेजॉरिटेरियनिज्म के बिलीफ क्या होती है? एक मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या करती है, एक कंट्री को अपने तरीके से चलाती है, वो माइनॉरिटी के डिजायर्स को, एस्पिरेशंस को, नीड्स को, विशेस को डिसरिगार्ड करती है, बिल्कुल भी नहीं देखती है. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं. सो दे मेजॉरिटेरियन मेजर्स को इन्होंने क्या किया, स्टैब्लिश किया, जिससे कि सिन्हाला सुप्रीमेसी थी. ऑब्वियसली सिन्हाला स्पीकर्स जो है 74% पॉपुलेशन है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है, लाइक फॉर एग्जांपल दे स्पीक सिन्हाला, तो उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज जो है ऑल ओवर द कंट्री बोल दिया कि यही नेशनल लैंग्वेज होगी हमारी, और गवर्नमेंट लैंग्वेज भी हमारी यही होगी.
बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म को ही क्या है प्रमोट किया जाएगा और दूसरे रिलीजन्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा. सो दीज आर सम ऑफ द beliefs of majoritarianism in Sri Lanka. Okay, so now what happened in the year 1956? The an act was passed, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, सिन्हाला as the only official language disregarding Tamil. Okay, because the second uh, uh, two languages was there, Sinhala and the Tamil. तो सिन्हालाज ने क्या किया, एक एक्ट पास हुआ, एक्ट ऑफ 1956, जिसमें सिन्हाला को क्या कंसिडर किया गया था, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज की ऑफिशियल वर्क में जितनी भी जो भी लैंग्वेज चलेगी वो सिन्हालाज ही चलेगी. नो इंग्लिश, नो तमिल, नथिंग एल्स. Okay, so they recognize Sinhala as the only official language. They disregard the Tamil. Secondly, सिन्हाला जितने भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशंस हैं, तो वहां पे सिन्हाला कम्युनिटी के जो बच्चे हैं या फिर सिन्हाला जिन्हें सिन्हाला बोलनी आती है उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, तमिल्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी. प्लस जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है, वहां पे भी सिन्हाला स्पीकर्स को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, तमिल्स को नहीं दी जाएगी. सो ये सेकंड आप देख रहे हो इस एक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट. सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फर्स्ट. सेकेंडली, पॉलिसीज फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स, ठीक है, जिससे सिन्हाला बोलनी आती है वो ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है. प्लस गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिन्हाला स्पीकर्स को ही हायर किया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब भी सिन्हाला स्पीकर्स को ही दी जाएगी. Now and one more thing, a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. Now what they told, or what was the मेजर फॉर रिलीजन की, जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, पूरी कंट्री जो है बुद्धिज्म को क्या करेगी, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करके रखेगी, प्लस बुद्धिज्म को ही स्प्रेड करेगी. ठीक है, पूरे ऑल ओवर द कंट्री में जो रिलीजन प्रमोशन है वो बुद्धिज्म का ही होगा. ओके, सो ये तीन मेन चीजें थी जो इस पॉलिसी के अंदर थी, अंडर द एक्ट ऑफ 1956. ओके, सो ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था दैट डिमांडेड the foster of Buddhism, protection of Buddhism, plus Sinhala as an official language, plus policies favored, policy will only favored Sinhala applicants in university and government jobs. Okay, so this was the act of 1956. Now all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation. Alienation का feeling क्या होता है? Means feeling of separation, feeling of like segregation. जब alien क्या होते हैं? Someone who is not from our community, like, ठीक है, जो हमारी कम्युनिटी से नहीं है, हमारे प्लैनेट से नहीं है, या फिर हमारे जैसा नहीं है, ठीक है, एक अलग सा जो फील करते हैं, तो दैट इज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन. नाउ those who are in minority, what they felt alienation. They had the feeling of alienation. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. अब उन्हें लगने लग गया बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर जो है उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर को लेके बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है. वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, बुद्धिज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं, हमारे कल्चर को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं. सो दे फेल्ट they had increased the feeling of alienation. Now they felt that the constitution, government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. Now what they felt, जितनी भी government policies है, those policies are in the
favored of Sinhala community only. Tamils denied equal political rights, उनको equal political rights भी नहीं है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है, जॉब्स में भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, और भी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज है वहां से भी उनको क्या किया जा रहा है, उनको डिनाई किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को, उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जाता है। तो ये जो फीलिंग है उनके अंदर श्रीलंकन तमिल्स, और मोस्टली श्रीलंकन तमिल्स, बिकॉज आई टोल्ड यू ये जो ईस्टर्न और नॉर्थन और ईस्टर्न श्रीलंका है, ये वाला पार्ट जो ऑरेंज पार्ट दिख रहे हो, ये श्रीलंकन तमिल्स का था, ठीक है। सो नाउ दे फेल्ट कि हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दे फेल्ट segregated. Now, between the Sinhala and the Tamil communities trained over time. अब as it जैसे जैसे टाइम बीता, अब क्या हुआ, सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में जो है एक टेंशन अराइज हो गई थी। स्ट्रेन्ड मीन्स टेंशन, क्रिएशन ऑफ टेंशन, ठीक है। तो दोनों के बीच में टेंशन क्या हो गई थी, क्रिएट हो गई थी। नाउ व्हाट हैपेंड, श्रीलंकन तमिल्स लाइक ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और तो फाइनली उन्होंने क्या है, कुछ पार्टीज और कुछ स्ट्रगल्स जो है, पार्टीज लॉन्च की और बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, प्रोटेस्ट किए कि कंसिडर और रिकॉग्नाइज द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज टू, कि आप तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कीजिए, और हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कीजिए इन सिक्योरिंग एजुकेशन, इन गवर्नमेंट जॉब्स एटसेट्रा। बट उनकी जो डिमांड है वो क्या हो रही थी, वो डिनाई हो रही थी। Okay, so finally what happened in 1980s, several political organization formed, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉर्म हुई, एंड व्हाट दे डिमांडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल एलाम means state. Now just look at the map of श्रीलंका। ये वाला जो भी एरिया है ना, आप देख रहे हो ऑरेंज पार्ट का जो एरिया है, दे सेड वी नीड अ डिफरेंट नेशन, हमें एक नया, हमारा अपना खुद का नेशन चाहिए, हमें एक तमिल एलाम चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग आवर लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड आप हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, बार बार हमारी डिमांड्स को आप डिनाई करते जा रहे हो। तो फाइनली 1980s में क्या किया, इन्होंने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की, तमिल एलाम की इन्होंने क्या कर दी थी, डिमांड कर दी थी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में, बिकॉज नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में ही श्रीलंकन तमिल्स रह रहे थे। सो नाउ जस्ट लुक एट द पोजीशन, क्या एक पोजीशन अराइज हो गई थी, ठीक है, कि उन्होंने एक सेपरेट नेशन की ही डिमांड कर ली। एक नेशन के लिए डिमांड करना ये बहुत बड़ी बात होती है, कि उन्होंने एक, श्रीलंका ऐसे भी इतना छोटा सा है, उसमें भी उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट नेशन की वो डिमांड करने लग गए थे। तो ये जो डिस्ट्रस्ट बैठ गया था दोनों कम्युनिटीज के बीच में, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल्स के बीच में, ये एक ना सिविल वॉर के एक कॉन्फ्लिक्ट में अराइज हो गया था। सिविल वॉर मतलब क्या होता है, जब वायलेंट मेथड से हम क्या करते हैं, लड़ाइयां करना स्टार्ट कर देते हैं, अपोज करते हैं एक दूसरे को, दैट इज सिविल वॉर। अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री that becomes so intense that it appears like a war. Okay, वायलेंट इवेंट्स होने लग जाते हैं, गाड़ियां जला दी जाती है, ठीक है, बहुत सारी किलिंग्स होती है, ब्रूटल किलिंग्स होती है। सो फाइनली दे अडॉप्टेड, लाइक उन्होंने क्या है, एक दोनों ही कम्युनिटी के बीच में एक सिविल वॉर जो है अराइज हो चुका था, and as a result thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. Now what happened, बहुत अब इस सिविल वॉर सिचुएशन में क्या हुआ,
इस सिविल वॉर सिचुएशन में अब कंट्रीज जो थी वो क्या कर रही थी, बहुत सारे लोग जो है वो मर चुके थे, बहुत सारी फैमिलीज जो है उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप हमारी कंट्री छोड़ के चले जाइए। बहुत सारी कंट्री जो फैमिलीज थी या फिर बहुत सारे लोग थे वो दूसरी कंट्री में जा रहे थे एज अ रेफ्यूजी, ठीक है, एक रेफ्यूजी की तरह जाके रहने लग गए थे। सो उनकी जो लाइवलीहुड्स है, ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं उसमें इसकी डेथ हुई थी जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया, माइनॉरिटी के नीड्स को फुलफिल नहीं किया। उस वजह से देखो कितने एक वायलेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, राइट। सो फाइनली ये जो सिविल वॉर था एक कंट्री में जो है इन द ईयर 2009 जो है एंड हो चुका था। ऑब्वियसली श्रीलंका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ डेवलपमेंट जो था उसका रिकॉर्ड अच्छा था, बट जो सिविल वॉर है वो वहाँ के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो है कंट्री की, उसको वो क्या कर रहा था, एक टेरिबल आप बोल सकते हो सिचुएशन क्रिएट किया हुआ था, तो जो फाइनली 2009 में एंड हुआ। यू विल लर्न मोर अबाउट लाइक श्रीलंका जो रिकॉर्ड है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन में उन्होंने कैसे तरक्की की या फिर उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे रहा। यू विल लर्न अबाउट दिस इन your economics book, chapter number 1 of your economics book. Okay, so I hope now this topic is clear to you, majoritarianism in Sri Lanka. Now our next topic is accommodation in Belgium. Now what is the meaning of accommodation? Accommodation means something like your home, ठीक है, ठीक है, where you stay, where you reside, something like that is known as accommodation. So now what happened in Belgium? अब बेल्जियम में भी क्या था, यही था ना, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। मेजोरिटी वहां पे प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, फ्रेंच कम्युनिटी क्या है वो ऑप्रेस कर रही थी माइनॉरिटीज को जस्ट बिकॉज दे वर इन मेजोरिटी इन कैपिटल सिटी, राइट। सो the Belgian leaders took a different path. Unlike Sri Lankan leaders, Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences. जितने भी regional differences है, cultural diversities हैं, उसको उन्होंने recognize किया। And between 1970 to 1993 उन्होंने अपने constitution को they amended, they changed their constitution 4 times, चेंजेस लेकर आए वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 times की, जिससे कि ये जो पूरा ऐसा जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री के, जो उनकी बेल्जियम में जितने भी कम्युनिटीज रहते हैं वो इजीली और अच्छे से रह सके, ठीक है, एक ही कंट्री में साथ में मिलजुल कर रह सके। सो they took a different path, और क्या था वो path? Now just look at the Belgium, the elements of the Belgium model. एक important question है ये कि पूछ लिया जाता है what are the elements of the Belgium model, और कि बेल्जियम ने क्या पाथ अपनी डाइवर्सिटीज को या फिर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए, ठीक है, ब्रेक करने के लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए थे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे डिड इन सेंट्रल, यू ऑल नो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फेडरलिज्म जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है वहां पे क्या हुआ, डच स्पीकर्स जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब करा था, जितने भी डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल लेवल पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. और कुछ जो important laws होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी, जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो जस्ट लाइक दैट उनका भी जो
बेल्जियम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे जो सीट्स रिजर्व की गई थी कि डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल 100 टोटल 100 मिनिस्टर्स हैं तो 50 डच स्पीकर मिनिस्टर्स होंगे और 50 फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर्स होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर हमें लॉ बनाना होगा तो हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से क्या है परमिशन लेने की, सपोर्ट लेने की हमें जरूरत है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी क्या करेगी, सिंगल कम्युनिटी डिसीजन लेगी, ऐसा नहीं था। सब कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे वो सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप जितने भी कम्युनिटीज थी, फ्रेंच, डच, जर्मन, सब तीनों मिलके लेंगी। सेकेंडली क्या किया, अब देखो सेंट्रल लेवल पे दोनों ने पावर डिवाइड कर ली, अपनी इक्वल इक्वल पावर डिवाइड कर ली, फ्रेंच स्पीकर्स और Dutch speakers ने. Now, many powers of the central government have been given to state government of the two regions of the country. Two regions कौन-कौन से थे? Wallonia region and Flemish. Flemish में Dutch speakers थे, Wallonia में Dutch speakers थे. अब क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को डिवाइड कर दी कि अब कुछ पावर्स जो है वो अब आपके पास है, अब आप इससे रिलेटेड जो है क्या कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो ना। सो द सेकंड पॉइंट और सेकंड चेंज क्या किया, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट गेव सम ऑफ इट्स पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे उसको काम करना पड़ेगा या फिर सबऑर्डिनेट होके काम करना पड़ेगा, नो, ठीक है, ऐसा नहीं था। और अब थर्ड पॉइंट क्या था बेल्जियम मॉडल का, एक ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें दोनों ही कम्युनिटी को इक्वल इक्वल रिप्रेजेंट किया गया था, डच स्पीकर्स को। अब देखो ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वहां पे जो स्पीकर्स थे वो फ्रेंच स्पीकर्स ज्यादा थे, बट फिर भी जो गवर्नमेंट बनी थी, एक सेपरेट जो गवर्नमेंट बनी थी, वहां पे दोनों ही कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनको और उन्होंने ऐसा क्यों एक्सेप्ट किया, 80% उनको 80% पॉपुलेशन है फिर भी उनको 50% रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की फ्रेंच स्पीकर्स ने, क्यों, बिकॉज नाउ जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल लेवल पे डच स्पीकर्स ने फ्रेंच स्पीकर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी थी, that's why they accepted in की equal representation in Brussels. Question 1 mark में पूछ लिया जाता है, why French speaking people accepted equal representation in Brussels? Because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. जो Dutch speaking community थी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया था, दैट्स व्हाई। नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर, ये ना वहां का एक स्ट्रीट का एक आप बोल सकते हो कि बैनर टाइप्स बोल सकते हो या आप बोल सकते हो स्ट्रीट एड्रेस है नाउ बेल्जियम का। तो यू विल नोटिस दैट प्लेस नेम्स एंड डायरेक्शंस इन टू लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड डच। यहाँ पे ग्रैंड प्लेस, रोथे मार्केट, तो ये जो है दोनों ही लैंग्वेज में, फ्रेंच में भी उन्होंने क्या दिया है, मार्केट का नेम दिया है, और डच में भी। जस्ट लाइक इन इंडिया हम अगर कहीं जा रहे हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने रेलवे स्टेशन पे ऑब्जर्व किया होगा, या फिर आपने आप कहीं जा रहे हो तो कहीं पे ऐसे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, तो आप देखते हो कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ठीक है, बेसिकली इन 3 लैंग्वेजेस में तो होता ही है हर जगह। बाकी स्टेट टू स्टेट, जैसे अगर वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो वहां पे बंगाली में भी मेंशन किया जाता है, पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी में भी मेंशन किया जाता है उनको उनकी लैंग्वेज में ये सारी चीजें। तो देखो ये क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है। नाउ फोर्थ जो चेंज लेकर आए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था, इन्होंने एक तीसरे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दे फॉर्म्ड थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें क्या था, कम्युनिटी अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो कैसे इलेक्ट होगी, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के, लैंग्वेज कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, अब बेल्जियम में 3 कम्युनिटीज, लैंग्वेज कम्युनिटीज थी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग।
राइट। तो जो लैंग्वेज कम्युनिटीज थी, डच कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी, जर्मन कम्युनिटी, इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ये अपने अपने कम्युनिटी के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता था, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। और जो स्पीकर्स होते थे, जैसे जर्मन स्पीकर्स है, जर्मन की जितनी पॉपुलेशन है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते थे उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में। कुछ मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ रह रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट है इनको किस चीज की पावर थी, दे हैव द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। कोई भी कल्चरल रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड या फिर एजुकेशनल रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, ऑल दोज इश्यूज has been seen by this government, community government. They have this power. ओके, सो नाउ कॉम्प्लिकेटेड जरूर है ये बेल्जियम मॉडल, बट यहाँ पे जो बेल्जियम में लोग रह रहे हैं वो बहुत पीसफुली रह रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं, बिकॉज सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है दी गई है। ठीक है, तो इससे दो कम्युनिटीज के बीच में जो एक सिविल वॉर की सिचुएशन थी वो राइज होने में, वो अवॉइड करने में क्या है, इसने बहुत हेल्प किया है। लिंग्विस्टिक बेसिस को जो डिवीजन किया था, इससे बहुत सारी पूरे कंट्री को बहुत जो है फायदा हुआ। सो यूरोपियन यूनियन जब बना था बेटा, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बेल्जियम ने ही क्या है फाउंड किया था यूरोपियन यूनियन को। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. ये यूरोपियन पार्लियामेंट है ब्रुसेल्स में, यूरोपियन यूनियन की फाउंडिंग कंट्री बेल्जियम ही है। और जब बहुत सारी कंट्रीज आपस में आई यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो ब्रुसेल को चूज किया गया था एज अ हेडक्वार्टर। तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, सो क्लास नाउ गो थ्रू दीज चैप्टर्स, go through these topics: majoritarianism in Sri Lanka and Belgium model, accommodation in Belgium. And now look at the difference between both the कंट्रीज की, कैसे वहां की जो लीडर्स है उन्होंने डिफरेंट पाथ चूज किए। एक ने मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी को फॉलो किया वहां पे, ऑल्दो वहां पे जो पॉपुलेशन थी 74% श्रीलंका में, वो सिन्हालास की ही थी, बट फिर भी मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज के वजह से, अडॉप्शन के वजह से क्या हुआ, वहां पे सिविल वॉर अराइज हो गया। बट वहीं बेल्जियम में क्या है, अगर माइनॉरिटी वहां पे कम भी है ना, फिर भी उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। तो इससे क्या है, एक कम्युनिटी लिंग्विस्ट, उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, उनको फ्रेंच कम्युनिटी, डच कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो इनके बीच में जो ये दो मेजर कम्युनिटीज थी, डच और फ्रेंच, इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता था, सिविल वॉर की सिचुएशन अराइज हो सकती थी, वो क्या हो चुकी थी, अब अवॉइड हो चुकी थी। ओके, so it shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो हम इन दोनों एग्जाम्पल से यही समझते हैं कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेटिंग होगी, डोमिनेंस करेगी दूसरी ग्रुप्स को, तो इससे जो है कंट्री की यूनिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, सब मिलजुल के बिल्कुल नहीं रहेंगे। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ओके, so okay class, this is all about today. Thank you everybody for joining the class.